नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम जो है 7:30 बजे की प्रैक्टिस सेट जो है यह हमारी जो है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों, अब तक जो है किरण प्रैक्टिस सेट में एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो सुबह 9:30 बजे की क्लास में हमारा जो है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर उसका आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और बात करें शाम 3 बजे जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, अंकित भाटी सर का बुक का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों तीनों प्रैक्टिस सेट का अगर PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट या क्लास अपलोड किए गए हैं सभी का आप वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाइए, या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, अगर वह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, उसके बाद वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा जो है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें दोस्तों पहला प्रश्न आज का पूछा जा रहा है, ऋग वैदिक काल में जो है आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? शिल्पकारी थे, व्यापार था, खेती था, पशुपालन था। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों यह पशुपालन था। ऑप्शन डी हमारा चौथा सही होगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था। बिंबिसार के बाद जो है गद्दी पर कौन शासक बैठा था? अशोक था, अजातशत्रु था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था। पूछा गया है कि बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था। तो बिंबिसार के बाद जो है उत्तराधिकारी अजातशत्रु बना था। क्या होगा? ऑप्शन दूसरा हमारा सही है। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे। शिवाजी के पिताजी का नाम पूछा है दोस्तों, शाहजी थे, संभाजी थे, पेशवा थे, नानाजी थे। तो शिवाजी के पिता की बात की जाए दोस्तों तो यह शाहजी थे। क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि संभाजी के पिताजी जो थे शाहजी थे। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेटिंग है, लॉर्ड विलिंगटन है, लॉर्ड कैनिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों यह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। चलिए पांचवा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किसके साथ भारत में जो है ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। किसके साथ जो है भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध, चौथा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। किसके साथ जो है भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था दोस्तों? तो फ्रांसीसी और चुनौती का जो अंत हुआ था यह हुआ था आपके वांडीवास के युद्ध में। कब में? वांडीवास के युद्ध में। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होता है। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है छठवां कि 1914 में जो है भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस थे, WC बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, या चंपकम रमन पिल्लई थे। पूछा गया है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था। बर्लिन में जो स्थापना किए थे दोस्तों यह चंपक रमन पिल्लई थे। कौन थे? चंपक
रमन पिल्लई। ऑप्शन जो है चौथा हमारा सही है। चलिए इसमें पूछा जा रहा 7वां प्रश्न है, कह रहा कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय वायसराय कौन था। जब दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी तब उस समय वायसराय कौन था, यह हमसे पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड वेवेल था। बात की जा रही दोस्तों दिल्ली जब राजधानी बनी थी तब उस समय वायसराय कौन था, तो यह उस समय वायसराय जो था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग था। जब दिल्ली जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग था। और यह जो है कब दिल्ली राजधानी बनी थी, तो 1911 ईस्वी में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 7वां 8वां प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि ए ओ ह्यूम जो है, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही बताया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह जो है आर्थिनोलॉजिस्ट था। दूसरा ऑप्शन है कि वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। तीसरा ऑप्शन है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चौथा ऑप्शन है कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। ए ओ ह्यूम जो है पूछा गया कि ए ओ ह्यूम के बारे में कौन सा कथन जो है सही कहा गया है, तो इसमें होगा ए यू ह्यूम के बारे में कि उसने जो है कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता किए थे। कौन व्यक्ति थे, ए ओ ह्यूम थे। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 9वां नंबर का, कि गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित जो समाचार पत्र का नाम क्या था। 1933 तक जो समाचार पत्र छपता था उसका नाम क्या था। सर्वोदय था, आर्य था, टाइम्स ऑफ इंडिया था या फिर यंग इंडिया था। बात की जा रही है गांधी जी द्वारा जो है 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। यह दोस्तों इसका नाम था यंग इंडिया। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। यह 1919 से लेकर, लिख दे रहे हैं 1919 से लेकर 1932 तक जो है यंग इंडिया के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित होता रहा है। 10वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। इन ऑप्शनों में से अंग्रेजों द्वारा जो है किस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास को, चंद्रशेखर आज़ाद को, राजगुरु या फिर कल्पना दत्त को दिया गया था। तो फांसी की सजा दोस्तों इन ऑप्शनों में से राजगुरु को दी गई थी। कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों व्यक्ति को जो है फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें भूगोल का प्रश्न शुरू होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में जो है धूल भरी आंधियां होती हैं वह तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं। तापमान को थोड़ा जो है बढ़ाती हैं, तापमान को घटाती हैं, तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं या कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो ग्रीष्म काल की जो गर्मी की धूल भरी आंधियां होती हैं वह तापमान पर जो है दोस्तों तापमान को क्या प्रभाव डालती हैं, तो तापमान को घटाती हैं। क्या होता है, जो गर्मी की धूल भरी आंधियां होती हैं यह तापमान को घटाती हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर जो है काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है। अक्षांश कहा जाता है, रेखांश कहा जाता है, समदाब रेखाएं कहा जाता है, समताप रेखाएं कहा जाता है। कहा गया है कि विषुवत रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनकी बात किया जा रहा है दोस्तों, तो उसे अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
चलिए 13 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। गारो और खासी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतिया जो दोस्तों 3 जनजातियां होती हैं, गारो, खासी और एक जयंतिया, और यह तीनों जो है दोस्तों पर्वत भी हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों पर्वत हैं और तीनों जनजातियाँ भी दोस्तों, गारो, खासी, जनजातियाँ जो हैं तीनों जो हैं जनजातियाँ भी हैं। और यह किस राज्य में पाई जाती हैं दोस्तों? तो यह भारत के जो है 7 सिस्टर में एक राज्य है मेघालय। मेघालय में जो है गारो खासी जनजातियाँ पाई जाती हैं और यह गारो खासी जयंतिया पर्वत भी है यहाँ का। चलिए 14 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना की जो पहाड़ी है वह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली में है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि श्रीनगर के पहाड़ी रूप जिसे पहाड़ी शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने कह रहा है कि वह जगह जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने अपने किले के निर्माण करवाए थे वहां है रायसीना की पहाड़ियां। या फिर चौथा ऑप्शन है कन्याकुमारी में शैल रूप से जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है वहां रायसीना की पहाड़ियां हैं। तो रायसीना पहाड़ी की बात करें दोस्तों, यह अरावली पर्वत का भाग है। ठीक, रायसीना पहाड़ी जो है यह अरावली पर्वत का भाग है। और यह कहाँ होगा दोस्तों, कहाँ स्थित होगा अरावली पर्वत? अब बताइए। तो अरावली पर्वत की बात किया जाए तो रायसीना जो पहाड़ी है अरावली पर्वत का ही भाग है। यह नई दिल्ली में स्थित है। अरावली पर्वत जो है रायसीना पहाड़ी जो है नई दिल्ली में स्थित है। और रायसीना पहाड़ी पर ही दोस्तों राष्ट्रपति भवन है अपना। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? तो रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन है। चलिए अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर का पूछा जा रहा है। सबसे पुरानी चालू जो है परिष्करणशाला जो है रिफाइनरी कहाँ स्थित है? सबसे पुरानी और चालू जो रिफाइनरी है यह कहाँ स्थित है? बहामासा में है, बसरा में है, डिगबोई में है, टेक्सास में है। पूछा गया कि सबसे पुरानी जो रिफाइनरी है और चालू है वर्तमान समय में यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह जो है आपका टेक्सास में स्थित है। ऑप्शन चौथा हमारा शुरू होगा। और सबसे पुराने की बात किया जा रहा है तो यह जो है इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। 1934 में टेक्सास की जो रिफाइनरी है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है कि कह रहा कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है किस पर बल देती है? राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य पर, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य पर, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य पर या फिर आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य पर। तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों यह आपके समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य का जो है बल देती है। सामाजिक जो है समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर बल देती है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें जो है कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है? उसे क्या कहा जाता है कि जहाँ जो है 2 व्यक्तियों की जगह 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, फालतू के 2 व्यक्ति लगे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है, सक्रिय बेरोजगारी कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ढांचागत बेरोजगारी कहा जाता है। जहाँ दोस्तों आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम में लगे हैं उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अगर बात कर लिया जाए मौसमी बेरोजगारी की तो मौसमी बेरोजगारी का सबसे सटीक उदाहरण जो होता है दोस्तों शादी विवाह के जो डीजे रथ वाले होते हैं इनको जो है मौसम के हिसाब से बेरोजगार होते हैं और मौसम के हिसाब से इनको रोजगार मिलता है। ज़्यादातर इनका जो काम रहता है मई जून में इनको जो है ज़्यादा अधिकतर इनको रोजगार मिल जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ जो है कब किया गया था? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2014 में,
अगस्त 2015 में, जनवरी 2015 में, जनवरी 2016 में। तो यह की गई थी दोस्तों, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी जनवरी 2015 में। तीसरा ऑप्शन सही होगा, जनवरी 2015 में। 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत जो विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों की चयन कीजिए। पूछा गया है कि भारत में जो है हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित जो है बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपका चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, या बी ऑप्शन कह रहा है कि मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय। सी ऑप्शन है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। चौथा ऑप्शन है गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन और मक्का। तो यह दोस्तों इसका ऑप्शन सही जो होगा गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन और गन्ना, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए जो है संवैधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहते हैं। प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांवैधिक जो है न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नगदी जमा कहलाते हैं, जमा रिजर्व कहलाते हैं, बेसी रिजर्व कहलाते हैं, क्षणिक रिजर्व कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है दोस्तों नगदी रिजर्व कहा जाता है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से प्रश्न हमारा शुरू होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। प्रश्न है कि किसका सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। पहला ऑप्शन दिया गया है भारत सरकार के अधिनियम 1935 का, या जर्मनी का वेइमर संविधान का, या फिर संयुक्त राज्य का संविधान, या फिर कनाडा का संविधान। प्रश्न में दिया गया था, इसमें पूछा गया है कि आपके भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन उपबंध में किसका प्रभाव सबसे अधिक है। जो आपातकालीन उपबंध में सबसे अधिक जो प्रभाव है दोस्तों यह जर्मनी के जो है वेइमर संविधान है। जर्मनी का वेइमर संविधान का जो है सबसे अधिक उपबंध है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 22 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि आपका संविधान जो है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। संविधान जो प्रारूप समिति के जो समक्ष प्रस्तावना किसने पेश किया था दोस्तों, कौन व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बी.एन. राव थे, महात्मा गांधी थे। तो संविधान प्रारूप समिति के जो सामने प्रस्तावना का पेश किया गया था दोस्तों यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना का जो है समक्ष रखा गया था। बात किया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है। 125 में क्या बातें कही गई हैं दोस्तों, यह हमसे पूछा जा रहा है। इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उपबंध दिए गए हैं, या फिर दूसरी बात कह रहा है 125 में पूछा गया कि 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित है। यही बात सही है। 125 जो आपका अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें 24 नंबर का। इसमें है 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। कह रहा है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद जो है मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है। फ्री कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 है,
अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 39 का ए है या फिर 33 का बी है। तो कानून जो मुफ्त सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, यह आपका अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में जो कहा गया है कि गरीब असहाय लोगों को जो है मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 25 नंबर का कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य जो है हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद जो है त्याग पत्र जो है प्रभावी माना जाता है? त्याग पत्र जो है कितने दिनों बाद प्रभावी माना जाता है, यह हमसे पूछा गया है। 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद, 28 दिनों बाद। तो यह जो है 7 दिनों बाद प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? प्रकाश संश्लेषित वर्णक नहीं है दोस्तों। पर्णहरित है या फाइकोविलिन है, कैरोटिनाइड है या फिर एंथोसाइनिन है। तो एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? एंथोसाइनिक जो है, साइनिन जो होता है, यह प्रकाश का संश्लेषी वर्णक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा चौथा वाला सही होगा। 27 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या फिर यव शर्करा में बदल जाते हैं। तो जो है पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है बदल जाते हैं दोस्तों, यह बदलते हैं आपके अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है 28 नंबर का पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? सहसंयोजी बंध में जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा होते हैं दोस्तों, क्यों साझा करते हैं? ऑप्शन पहला कह रहा है कि एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, दूसरा है कि अपने परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आयन बनने और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है अधिक ध्रुवी बनने के लिए। तो क्या सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन में है आपका सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों जो है साझा करते हैं? क्यों साझा करते हैं दोस्तों? तो यह करते हैं आपके कि एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए जो दोस्तों सहसंयोजी बंध जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। किसके लिए? एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए। 29 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। 29 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि अपने चेहरे को उसके सामान्य आकार के 4 गुना बड़े और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को जो है 120 सेमी त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूर पर खड़ा रहना होगा दोस्तों? प्रश्न है अपने चेहरे को जो है उसके सामान्य आकार से 4 गुना बड़ा देखने के लिए जो है सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को जो है 120 सेमी त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूर पर खड़ा करना होगा? कितनी दूर पर खड़ा करना होगा दोस्तों? यह खड़ा करना होगा आपको, ऑप्शन बी हमारा होगा 45 सेमी दूरी पर। कितना? दर्पण से 45 सेमी दूरी पर खड़ा करना होगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक जो है बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बाल का अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या है? एक बेसबॉल को जो है हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बाल जो है अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या है दोस्तों? 0 है, जी नीचे है। क्या होगा? जी नीचे होता है। ऑप्शन
दो हमारा दूसरा वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 36 नंबर से आपका हिंदी का प्रश्न शुरू है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि जो बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। बादशाह शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? बादशाही होता है, बादशाहीन होता है, बेगम होता है या फिर बादशाहीन होता है। पूछा गया कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है दोस्तों बेगम होता है। क्या होता है? बादशाह का जो स्त्रीलिंग होता है बेगम होता है। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। पूछा गया है, प्रश्न है कि भगवान शिव को जो है, शिव को आशुतोष जो माना जाता है, इसमें पूछा गया है शिव का पर्यायवाची। भगवान शिव को जो है आशुतोष माना जाता है, तो इसमें काले अक्षरों के लिए जो है पर्यायवाची पूछा गया है। तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है? पिनाकी होता है, लंबोदर होता है, पियासु होता है, पिनाक होता है। तो शिव का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों यह होता है पिनाकी होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पिनाकी होता है। लंबोदर की बात किया जाए तो लंबोदर किसका पर्यायवाची होता है? तो यह गणेश का होता है। किसका पर्यायवाची है? गणेश का पर्यायवाची लंबोदर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है 38 नंबर का प्रश्न है कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। विनोद को जो है उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? इम्तिहान लेने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ कहा जाता है, परीक्षक कहा जाता है, अध्यापक कहा जाता है या फिर समन्वयक कहा जाता है। तो जो विद्यालय में इम्तिहान लेने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें परीक्षक कहा जाता है। परीक्षक अर्थात परीक्षा लेने वाला। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कह रहा है कि किस क्रमांक में जो है वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है। इसमें पूछा गया है वाग वैभव का संधि विच्छेद क्या होता है। तो वाग वैभव का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, सही ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होता है, वाक वैभव। वाक वैभव, वाग वैभव का जो संधि विच्छेद होता है वाक वैभव होता है, का अपने के तीसरे वर्ग में बदल जाता है दोस्तों। और इसमें कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि है। वाग वैभव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। का को जो है अपने का तीसरे वर्ग में बदल जाता है। 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कूप मंडूक होना, कह रहा कि कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिर जाना, घर में रहना या फिर डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन है बहरा व्यक्ति। कूप मंडूक होना दोस्तों मुहावरे का जो सही अर्थ होता है अत्यंत जो है सीमित ज्ञान होता है। कूप मंडूक होना अत्यंत सीमित ज्ञान होता है। ऑप्शन पहला हमारा सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, करंट अफेयर के प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 51 है कि किस हवाई अड्डे ने 2022 में विश्व के व्यस्तस्त हवाई अड्डों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है? कौन हवाई अड्डा है 2022 के विश्व जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में जो है 9वां स्थान प्राप्त किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कि बेंगलुरु में है। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है 9वें स्थान पर 2022 की सूची में जारी किया गया है दोस्तों, यह आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है
कि विश्व का पहला एशियाई किंग जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। यह बनाया जा रहा है आपके महाराजगंज में। कहाँ? महाराजगंज में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो का सदस्य बन गया है। 31वां नाटो का सदस्य जो बना है दोस्तों, यह फिनलैंड है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा देश इंटरनेशनल विग कैट्स एयरलाइंस का संस्थापक बना है, सदस्य बन गया है दोस्तों। कि कौन सा देश है इंटरनेशनल विग कैट्स एलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है दोस्तों, तो यह आपका कौन सा है, नेपाल होगा। ऑप्शन पहला हमारा सही है। 55 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात किया गया कितना था दोस्तों। कुल निर्यात कितना था 2022-23 का पूछा है। तो 2022-23 में जो कुल निर्यात किया गया था 770.18 अरब डॉलर निर्यात किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है दोस्तों 77वां स्थान है, 77 है। ऑप्शन क्या होगा, चौथा सही है। अगला प्रश्न है, इसमें 57 नंबर का पूछा जा रहा है, कह रहा कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाले जो व्यक्ति हैं, यह आपकी कौन है, नंदनी गुप्ता हैं। तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें कह रहा है कि जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है दोस्तों। तो यह बनी है आपकी कौन है, हरमनप्रीत हैं। कौन है, हरमनप्रीत है। 59 नंबर का प्रश्न है कि डोप स्टेट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला को जो है वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह लगाया गया है आपको संजीता चानू को। किसको लगाया गया है, संजीता चानू। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 60वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है। महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है दोस्तों। तो इसका लक्ष्य जो है मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करना। महर्षि पहल का लक्ष्य जो है मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, सामान्य जागरूकता से प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें पूछा 61 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, लोपाक्षी में स्थिर मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से किस मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है दोस्तों। महालक्ष्मी मंदिर कहा जाता है, वीरभद्र मंदिर, महाकाल मंदिर, या फिर गुरुगम जो है मुरुगन मंदिर कहा जाता है। यह कहा जाता है दोस्तों वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या होगा, दूसरा वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर का, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है। अंग्रेजी, अरबी, जापानी, चाइनीज। तो संयुक्त राष्ट्र की भाषा में दोस्तों जापानी आपकी शामिल नहीं है। टोटल कितनी भाषा है, 6 भाषा हैं दोस्तों, जापानी उसमें शामिल नहीं है। 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजवाड़ा महल जो एक सांस्कृतिक परियोजना है, राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। राजवाड़ा महल की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह आपका स्थित है इंदौर में। कहाँ है, राजवाड़ा महल जो है इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो स्थापित किया गया था दोस्तों, कब स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है 1952 में, 1942 में, 1947 में, 1995 में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO
WTO की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है इसमें 65 नंबर का पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर पूछा गया है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों यह आपके उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के दालों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो सबसे ज़्यादा जो दाल उत्पादन करता है दोस्तों यह आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है लगभग 23% अकेले दाल का उत्पादन करता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। यूपी आपका दूसरे नंबर पे आता है। यूपी में टोटल जो दाल का उत्पादन किया जाता है यह 18% किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 67 नंबर का है कि कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में है, कोटा में है, कलपक्कम में है, तारापुर में है। तो भारत का जो है प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट जो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? कलपक्कम में, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में कलपक्कम है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लागू करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? इसमें पूछा गया है। अनुच्छेद 75 है, 101 है, 123 है या फिर 168 अनुच्छेद के तहत पूछा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू करते हैं? तो ये है 123 अनुच्छेद के तहत लागू करते हैं अध्यादेश। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 69 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भावना कंठ है, शालिजा धामी है, मिंटी अग्रवाल हैं या फिर अर्पणा कुमार हैं। पूछा गया कि युद्ध सेना पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? तो यह आपकी मिंटी अग्रवाल है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा, मिंटी अग्रवाल। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि 1968 में निम्नलिखित में से किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 1968 में जो है इन ऑप्शनों में से किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? फैजी आजमी को, बुद्धदेव बसु को, हरिवंश राय बच्चन को, अमृता प्रीतम को दिया गया था। तो 1968 में जो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था यह हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।